नमस्कार दोस्तों। वैसे तो नेपाल और भारत के जो संबंध रहे हैं वो हमेशा से रोटी और बेटी के संबंध रहे हैं, लेकिन करेंटली कुछ समय से भारत और नेपाल के रिश्तों में उतार चढ़ाव आ रहा है। तो यहाँ पे को समझना ज़रूरी है कि वो कौन सी बातें थी, ऐसा क्या हुआ जिससे भारत और नेपाल के रिश्तों में उतार चढ़ाव आया, और भारत के लिए नेपाल की क्या इंपॉर्टेंस है और नेपाल के लिए भारत की क्या इंपॉर्टेंस है। इन सब चीज़ों में चाइना का क्या इंटरफेरेंस है, सारी चीज़ों को समझेंगे और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे को निकल के आएंगे। तो अब जब आप लोग वीडियो में आ ही गए हो तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना, क्योंकि करेंटली ये चर्चाओं में है, तो हो सकता है एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाए। तो देखो, सबसे पहले नेपाल और भारत के रिलेशंस को अगर समझना है तो सबसे पहले इसका एक बार मैप को एनालाइज करो। देखो, ये है नेपाल, ठीक है। नेपाल भारत के साथ जो बाउंड्री करता है वो किस तरीके से करता है। इसके लेफ्ट में है उत्तराखंड, नीचे पे को उत्तर प्रदेश आ गया, यहाँ पे को बिहार आ गया, पश्चिम बंगाल आ गया, सिक्किम। यानी कि भारत के 5 ऐसे स्टेट हैं जो नेपाल के साथ क्या करेंगे, बॉर्डर करेंगे। अब ये जो 5 स्टेट नेपाल के साथ बॉर्डर करेंगे, और नेपाल जो बॉर्डर करेगा ऊपर चाइना के साथ करेगा, ऊपर तिब्बत और चाइना वाला जो हिस्सा आ गया, तो चाइना के साथ नेपाल बॉर्डर करेगा। तो कुल मिला के जो नेपाल है, ठीक है, ये नेपाल इंडिया और चाइना के बीच में एक बफर स्टेट का काम करता है, ठीक है। ये किसका काम करेगा, एक बफर स्टेट का काम करेगा। बफर स्टेट का काम करेगा, या फिर शॉर्ट में अगर आप समझना चाहते हो तो एक बैरियर का काम करेगा। डायरेक्टली चाइना को, ठीक है, इंडिया में इंटरफेयर नहीं करने देगा, और यहाँ से तो खैर वैसे भी होता नहीं है इंटरफेयर, ठीक। तो एक इसका काम करता है, एक बफर स्टेट का काम करता है। और साथ साथ ही नेपाल क्या है, एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री मतलब जिसकी सीमाएं समंदर से टच नहीं करती, ठीक है, लैंडलॉक। देखो, चारों तरफ से ज़मीन से घिरा है, तो एक लैंडलॉक कंट्री है। तो ये नेपाल की जो बाउंड्री है इंडिया के साथ, अब इससे देखो भारत को नेपाल से क्या फ़ायदा है और नेपाल को भारत से क्या फ़ायदा है, बीच में चाइना का इंटरफेरेंस किस तरीके से होता है, इन सारी चीज़ों को समझना है। तो यहाँ पे को मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, हो सके तो इन फैक्ट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो देखो, सबसे पहले इसमें जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो बाउंड्री है, ठीक है, नेपाल जो बाउंड्री शेयर कर रहा है, ये उत्तराखंड से यहाँ से ऐसे घूमते हुए सिक्किम तक, यानी कि इंडिया के साथ जो बाउंड्री शेयर कर रहा है वो बाउंड्री कितनी है। देखो, ये है टोटल 1751 किलोमीटर की ये बाउंड्री है, ठीक है। कितनी बाउंड्री है, 1751 किलोमीटर की। अब इस बाउंड्री में उत्तराखंड, अब ये आप लोगों ने देखो, अगर जो उत्तराखंड से, ठीक है, उत्तराखंड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तराखंड का डेटा याद रखना, जो यूपी का कर रहे हैं तो यूपी का डेटा याद रखना, वैसे ही बिहार वाले बिहार का, पश्चिम बंगाल वाले पश्चिम बंगाल का। तो फिलहाल मैं डेटा सारे बता देता हूँ। उत्तराखंड से ये शेयर करता है 263 किलोमीटर की बॉर्डर, ठीक है। उत्तर प्रदेश से शेयर करता है 560 किलोमीटर की बॉर्डर, 560 किलोमीटर। बिहार के साथ सबसे ज़्यादा ये जो बॉर्डर शेयर करता है, बिहार के साथ करता है 729 किलोमीटर। ये फैक्ट आप लोग याद रखना कि नेपाल जो है वो सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसके साथ बनाता है, बिहार के साथ बनाता है। पश्चिम बंगाल के साथ ये जो बाउंड्री बनाता है, ये है 100 किलोमीटर की। और सिक्किम के साथ जो बाउंड्री बनती है ये 99 किलोमीटर। देखो, सबसे कम बाउंड्री जो बनती है सिक्किम के साथ बनती है, और यहाँ पे को तो वैसे भी लग रहा है, ठीक है। देखो, ऐसा लगेगा नहीं कि यहाँ पे कोई पश्चिम बंगाल है तो पश्चिम बंगाल के साथ कम और इस सिक्किम के साथ ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रास्ते अगर टेढ़े मेढ़े हैं तो फिर बाउंड्री छोटी बड़ी हो जाती है। कहीं पे भी देखो, ये इसी में देख लो, वैसे तो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के साथ भी बहुत बड़ी बाउंड्री है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री है वो किसके साथ है, बिहार के साथ है। तो उत्तराखंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि नेपाल उत्तराखंड के साथ कितनी बाउंड्री शेयर करता है। ये 263 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं। दूसरा इसमें देखो, अब ये जो बॉर्डर्स हैं, ठीक है, उत्तराखंड की बॉर्डर हो गई, उत्तर प्रदेश की हो गई, बिहार के साथ जो बॉर्डर है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इन बॉर्डर्स की सुरक्षा कौन करता है, सिक्योरिटी। अब ये जो सिक्योरिटी होती है ये एसएसबी के पास होती है, सशस्त्र सीमा बल जिसको बोला जाते हैं, ठीक। एसएसबी क्या करेगा, इनकी सिक्योरिटी करेगा। तो देखो, एसएसबी ने क्या किया है, एसएसबी ने 455, ठीक है,
इसको याद रखना, 455 चौकियाँ बनाई हैं अलग अलग जगह पे, जहाँ से क्या की जाती है, बॉर्डर की निगरानी की जाती है। तो अब इन 455 चौकियों में इसको मैं यहीं पे को लिख देता हूँ। देखो ये तो बाउंड्री थी। 455 चौकियों में उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड में 53 ठीक है चौकियाँ हैं। उत्तर प्रदेश में 148 चौकियाँ हैं। बिहार में 193 चौकियाँ हैं। पश्चिम बंगाल में 43 चौकियाँ हैं और सिक्किम में 18 चौकियाँ हैं। अब अपने अपने स्टेट के हिसाब से आप लोगों ने इसको याद रखना है कि किस स्टेट के साथ ये कितनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। सॉरी, ये तो हो गया बाउंड्री किलोमीटर्स में, अपने स्टेट का याद रखो, और सबसे ज़्यादा किसके साथ शेयर कर रहा है उसको याद रखना। बाकी ये चौकियाँ, एसएसबी ने कितनी चौकियाँ बनाई हैं? उत्तराखंड में 53 चौकियाँ बनाई हैं, उत्तर प्रदेश में 148 चौकियाँ बनाई हैं, बिहार में 193 चौकियाँ बनाई हैं, पश्चिम बंगाल में 43 और सिक्किम में 18 चौकियाँ हैं। सबसे कम सिक्किम में है और सबसे ज़्यादा चौकियाँ भी कहाँ पे को हैं? बिहार में 193। तो ये तो कुछ फैक्ट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। तो चलो अब इसमें काम करते हैं कि ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत और नेपाल के जो संबंध थे वो बिगड़ना स्टार्ट हुए। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं 2015 में ऐसा क्या हुआ, ठीक है। 2015 में ऐसा क्या हुआ कि नेपाल और भारत के बीच थोड़ा सा दिक्कतें पैदा हुई। अब ये जो 2015 का सिनेरियो है, इसको समझने से पहले नेपाल की भारत के प्रति क्या चिंताएं हैं और भारत की नेपाल के प्रति क्या चिंताएं हैं, ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि आखिर नेपाल क्यों भारत से डरता है। खैर, डरता शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेपाल की चिंताएं क्या हैं भारत को लेके, ठीक है। सबसे पहले ये देखना, देखो एरिया वाइज देखो या फिर इकोनॉमिकली देखो, किसी भी सेक्टर को अगर देखोगे तो भारत जो है एज़ कम्पेयर टू नेपाल एक बड़ा राष्ट्र है। अब जब भारत एक बड़ा राष्ट्र है तो नेपाल को हमेशा ये चिंता सताती है कि बड़ा राष्ट्र होने की वजह से कहीं बाद में भारत हम पे डोमिनेट ना हो जाए, ठीक है, कि किसी चीज़ को लेके बाद में भारत हम पे दबाव ना बनाए। क्योंकि नेपाल की अर्थव्यवस्था के कंपैरिजन में भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी अर्थव्यवस्था है। हर एक चीज़ में भारत नेपाल से, ठीक है, आगे है। तो इसलिए नेपाल को ये चिंता हमेशा रहती है कि चाइना और इंडिया के बीच जो वॉर है, ठीक है, ये जो लड़ाई चाइना और इंडिया के बीच चलती है, कहीं इसकी लड़ाई में मैं बीच में ना पिस जाऊं। क्योंकि देखो बीच में है ना, अब दो लोगों की लड़ाई होगी, बीच में कौन पिसेगा? नेपाल तो पिसेगा। और एक तरीके से उसका चिंता करना भी ठीक है कि अगर चाइना और इंडिया की कहीं पे को आना, ठीक है, कुछ ऐसी बातें हो जाती है, कुछ विवाद हो जाता है, तो फिर देखो प्रॉब्लम किसको फेस करनी पड़ेगी? नेपाल को फेस करनी पड़ेगी कि नेपाल चाइना की तरफ जो जाएगा, फिर भारत की तरफ जो आएगा। अब मेरे हिसाब से तो नेपाल ने चाइना को यहाँ पे को कट करना चाहिए, नेपाल ने पूरी तरीके से भारत के साथ आना चाहिए। अब क्यों आना चाहिए उस चीज़ को भी एक बार देख लो। देखो नेपाल और भारत के जो संबंध थे वो तो गौतम बुद्ध के टाइम से बहुत अच्छे थे, ठीक। अब आप लोग देख लो, नेपाल के नागरिक भारत में आ सकते हैं, ठीक है, भारत के नागरिक नेपाल जा सकते हैं, किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। कभी हुई वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ट्रीटी साइन की है। अब देखो नेपाल को अगर कभी ये नीचे पे कोई, यहाँ पे कोई पश्चिम बंगाल आ गया, इसके नीचे बंगाल की खाड़ी आ जाती है, ठीक है। तो अब ये जो बंगाल की खाड़ी, अब यहाँ से अगर व्यापार करना है या फिर अरब सागर से व्यापार करना, कहीं से भी व्यापार करना, तो नेपाल क्या करता है? कोलकाता पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब समंदर से, अगर समंदर से व्यापार करना है तो नेपाल ने क्या करना होता है? भारत के रास्ते ही जाना पड़ता है। अब देखो भारत ने कभी नेपाल को ऐसे रोका नहीं कि आप ठीक यहाँ से मत जाओ। तो एक चिंता नेपाल को ये भी सताती है, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय पे, ठीक है, उसको जब समुद्री व्यापार की ज़रूरत पड़े, समुद्री रास्तों की ज़रूरत पड़े, तो भारत बीच में कोई, ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। एक चिंता ये भी सताती है। तो देखो ये जो नेपाल की चिंताएँ हैं, तो एक बात मैं यहाँ पे को बोलूँगा कि नेपाल की चिंताएं हैं, चलो ठीक हो गया, अपने तौर पे वो जायज़ हैं, लेकिन आप खुद बताओ, क्या कभी भारत ने नेपाल को किसी चीज़ के लिए परेशान किया? जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेके आज तक हमारे देश में न जाने कितनी सरकारें आई, ठीक है, नेता आपस में ज़रूर लड़ते हैं,
जो सत्ता पार्टी है, जो विपक्ष पार्टी है, ये आपस में ज़रूर लड़ेंगे, लेकिन भारत की एक हमेशा बड़ी एक खास बात है, इसको याद रखना कि भारत कभी भी किसी दूसरे देश पे हमला करना है या फिर उस पर कब्जा जमाना है, ऐसी हरकतें नहीं करते हैं। भारत बड़ा एक शांत देश है जो कि ठीक है, दूसरों के साथ हमेशा मित्रता बनाने की कोशिश करता है। तो नेपाल को ये समझना पड़ेगा कि भारत ने आज तक अगर कोई समस्या क्रिएट नहीं की तो अब क्यों कोई समस्या क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें नेपाल ने समझनी पड़ेगी। कुछ पॉइंट्स को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो देखो, अब भारत के लिए क्या चिंता है, नॉर्मली देखा जाए तो नेपाल भारत के लिए चिंता का विषय नहीं है, ठीक है, क्योंकि नेपाल यहाँ पे कोई एक छोटा सा राष्ट्र है, तो ऐसा चिंता वाली कोई बात नहीं है। और नेपाल और भारत के लोग तो आपस में बड़े प्यार से रहते हैं। तो अब देखो, लेकिन चिंता का विषय क्या है, ये चाइना। नेपाल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है चाइना से, क्योंकि चाइना अपने फ़ायदे के लिए नेपाल का इस्तेमाल कर सकता है। चाइना क्या करेगा, पहले पैसे देगा, ठीक है, फिर बाद में वो पैसा मांगेगा। नेपाल अगर पैसा नहीं दे पाएगा तो उससे अपनी बातें मनवाएगा, भाई तुम ऐसा करो क्योंकि हमने तुमको इतना पैसा दिया हुआ है, ठीक। ये तो चाइना की हमेशा से पॉलिसी रहती है, डेप्ट ट्रैप, ठीक है। डेप्ट ट्रैप पॉलिसी इसी को बोला जाता है कि पहले दूसरों को पैसा दो, फिर जब वो कर्जा ना चुका पाएँ तो उनसे अपनी बातें मनवाओ। ये क्या है, पॉलिसी रही है चाइना की, ठीक। अब इसमें थोड़ा सा और आगे को देखते हैं। जैसे अब देखिए, यहाँ पे को क्या होता है कि नेपाल और भारत की संबंधों की और चर्चा की जाए तो इवन जो इंडिया की ठीक है गोरखा रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट में नेपाली मूल के नागरिकों को भी शामिल किया जाता है। जो पर्वतीय प्रदेश हैं, यहाँ जो नेपाली हैं उन लोगों को भी इंडिया की आर्मी में शामिल किया जाता है। अब भाई खुद सोचिए कि अगर इंडिया की आर्मी में नेपालियों को अगर शामिल किया जा रहा है तो हम लोग, हमारे जो रिश्ते हैं वो तो वैसे भी ख़राब नहीं हो सकते हैं ना। तो इतना आर्ग्यूमेंट करना कि भारत बाद में हमको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो ये जो सोचने का तरीका है इसको थोड़ा सा चेंज करना होगा नेपाल ने भी। अब देखो, भारत और नेपाल के जो संबंध है, इसमें प्रॉब्लम कहाँ से आई? प्रॉब्लम स्टार्ट होती है 2015 से, ठीक। अब 2015 से बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग ये जो प्रॉब्लम थी, ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम इमोशनल प्रॉब्लम थी। इमोशनल प्रॉब्लम किस तरीके से थी? देखो 2015 में क्या होता है कि नेपाल का संविधान बना, ठीक। और जैसा कि आप लोग जानते हो, भारत हमेशा लोकतंत्र के पक्ष में रहा। पहले नेपाल में राजतंत्र था, ठीक है। राजतंत्र से नेपाल कहाँ की तरफ बढ़ा? लोकतंत्र की तरफ बढ़ा। तो हमेशा से क्या हुआ, भारत लोकतंत्र के पक्ष में रहा। अब हुआ क्या, भारत और नेपाल के संबंध भी बहुत अच्छे थे, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ से आती है? 2015 में जब नेपाल का संविधान बनता है तो नेपाल को उम्मीद थी कि भारत हमारे संविधान का स्वागत करेगा, ठीक है। अब लेकिन हुआ क्या, देखो बहुत से फैक्टर होते हैं। ये 2014 में इलेक्शन हुए थे, 2015 में, ठीक है, जो सरकार थी एकदम नई सरकार थी। तो नेपाल की जो उम्मीदें थी, उस उम्मीद के साथ भारत ने नेपाल के संविधान का स्वागत नहीं किया। अब ये स्वागत ना करने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि हमारा जो अंदर ठीक है जो इंटरनल क्या इश्यूज़ हैं, क्या हैं, हो सकता है कि वहाँ पे कोई ध्यान ना गया हो, तो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। लेकिन नेपाल का ये सोचना कि भारत ने हमारे संविधान का स्वागत नहीं किया, ठीक है, ये एक इमोशनल फैक्टर है। अब नॉर्मली होता ऐसा ही है कि जैसे सपोज़ करो कि आपका एक दोस्त है जो आपके साथ हमेशा, आपके सुख में आपके दुख में हमेशा वो आपका साथ देता है। अब मान के चलो कि आप अचानक से एक अच्छी सी कार खरीदते हैं और आपको ये लगता है कि आपका जो दोस्त है वो एकदम उसमें खुशी जताएगा क्योंकि ये हमेशा से आपके साथ रहा है। अब होता क्या है कि आप अपनी कार अपने दोस्त को दिखा दें कि देखो मैंने कार खरीदी है, लेकिन अगर वो अच्छा रिएक्शन ना दे, ठीक, मतलब कि वो उस तरीके से रिएक्ट ना करे जिस तरीके से आपको उम्मीद है। हो सकता है कि वो अपनी तरीके से अच्छा रिएक्ट कर रहा हो, लेकिन आपको जिस तरीके से उसके रिएक्ट करने की उम्मीद है वो उस तरीके से रिएक्ट ना करे तो आपको बुरा लगेगा। तो यानी ये कहीं ना कहीं इमोशनल अटैचमेंट था। तो यही ठीक नेपाल और भारत के साथ भी हुआ कि जो इमोशनल अटैचमेंट था, इसी की वजह से क्या हुआ, नेपाल को ही लगा कि भारत ने हमारे संविधान का अच्छे से स्वागत नहीं किया, और यहाँ से धीरे धीरे क्या होती है, खटास पैदा होना स्टार्ट हो जाती है। अब देखो इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद यहाँ पे को ये हुआ कि 2017 में, ठीक है, दूसरी जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई 2017 में। 2017 में नेपाल जो था
वो चाइना की वन बेल्ट वन रोड वन बेल्ट, ठीक है, जो परियोजना है उसमें शामिल होना चाहता था। और आप लोगों को पता है कि भारत ने इस परियोजना को एकदम से ठीक है साइड में रखा, भारत ने इसमें शामिल होना उचित नहीं समझा। तो अब देखो, जब नेपाल भारत के साथ जब नेपाल शामिल होना चाहता था उस परियोजना में और भारत शामिल नहीं होना चाहता था, तो भारत ने नेपाल से बोला कि भाई देखो, आप भी इसमें शामिल मत हो। अब नेपाल को, ठीक है, नेपाल ने ये आरोप लगाया भारत पे कि भारत ने हमको क्या किया, फोर्सफुली उस परियोजना में शामिल ना होने के लिए बोला। तो अब देखो, यहाँ भी कहीं ना कहीं इमोशनल अटैचमेंट है। अब किस तरीके से है उस चीज़ को एक बार समझने की कोशिश करो। देखो, अब चाइना की वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव आई। अब एक चीज़ आप लोग बताओ, भारत किससे बोलेगा कि उस परियोजना में आप शामिल मत हो? क्या पाकिस्तान से बोलेगा? भारत के ऊपर साइड तो क्या है, पाकिस्तान है, इधर साइड चाइना हो गया। अब बचा कौन? यहाँ नेपाल तो बचा, नेपाल भूटान बचा। तो भारत क्या करेगा? इन्हीं लोगों से तो बात करेगा कि आप लोग इस रोड में इस परियोजना में शामिल ना हो। तो यहाँ ये सोचना कि नेपाल का ये सोचना कि हमको फोर्सफुली, ठीक है, ये बोला गया कि आप इस परियोजना में शामिल ना हो, ये थोड़ा सा गलत होगा। ऐसा कुछ है नहीं। सबसे पहले हम अपने पड़ोसी राष्ट्र को ही समझाएंगे कि भाई देखो क्या है कि चाइना बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, अगर आप इसमें शामिल नहीं होते तो ठीक है। फिर कहीं ना कहीं बीच बीच में कभी कभार मुद्दे माओवाद के भी उठे। तो ऐसे बहुत से छोटे छोटे मुद्दे थे, ये तो कुछ मेन मुद्दे थे जिनकी वजह से थोड़ा सा रिश्तों में उतार चढ़ाव आने की कोशिश हुई। बीच में ये हुआ कि नेपाल ने एक अपना मैप जारी किया, ठीक है। तो जब उसने मैप जारी किया तो उत्तराखंड के 3 स्टेट ये जो विवाद की जड़ थी, विवाद की जड़ ये थी कि जो नया मैप था उसमें ये जो 3, ठीक है, रीजन्स थे, 3 रीजन्स ये थे, लिम्पियाधुरा, ठीक है, लिम्पियाधुरा, दूसरा था काला पानी, लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख। ये उत्तराखंड के 3 स्थल जो थे, इन 3 स्थलों को नेपाल ने अपने मैप में दिखाया कि भाई ये हमारा है। तो कहीं ना कहीं ये मंशा थी कि ये 3 स्टेट क्या हैं, नेपाल के हैं। अब इसी के एवज में 2019 में भारत ने भी एक मैप जारी किया। भारत ने ये 3 हिस्से अपने अंडर दिखाए। तो ये भी कहीं ना कहीं एक विवाद की जड़ बनी। नेपाल क्लेम करता है कि ये 3 हिस्से उसके हैं, ठीक है। संगौली की संधि जो हुई थी 1816 में, उसके तहत नेपाल बोलता है कि ये जो 3 हिस्से हैं वो हमारे अंडर आने चाहिए थे, लेकिन उसमें क्या है, ये हिस्से कहाँ चले गए हैं, इंडिया के पास में। तो सीमा विवाद ज़्यादा नहीं है, बस 2-3 एरियाज़ का है। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि केवल 2% जो है उतार चढ़ाव नेपाल और भारत के बीच आए हैं। तो 98% रिलेशन भारत और नेपाल के ठीक हैं। हाँ, आगे आने वाले टाइम पे इन रिलेशंस को ज़्यादा सुधारा जा सकता है। देखो, भारत के साथ नेपाल के बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं। अगर भारत के साथ रिलेशन को नेपाल मेंटेन करे, भारत नेपाल के साथ मेंटेन करे, तो आगे आने वाले समय में एक अच्छी रणनीति तैयार की जा सकती है। नेपाल और भारत के बीच बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जैसे मोतिहारी अमलेखगंज जो परियोजना थी। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो नेपाल और इंडिया के बीच में चल रहे हैं। तो एक उम्मीद की जा सकती है कि आने वाला समय नेपाल और भारत के रिलेशंस को एक अच्छा रास्ता देगा। रही बात चाइना की, तो देखो, ना चाइना की लैंग्वेज हम समझते हैं, ना चाइना की लैंग्वेज नेपाल के लोग समझते हैं। अब भाई, जब नेपाल लैंग्वेज ही नहीं समझ रहे हैं तो साइड करो ना इसको, क्या प्रॉब्लम है, ठीक। तो ये था नेपाल और इंडिया के बीच रिलेशंस। अब देखो, इसमें थोड़ा सा एक जो चीज़ें छूट चुकी हैं, ठीक है। हाँ, लास्ट में इसमें कि आगे को क्या किया जा सकता है। देखो, आगे को किस तरीके से रिश्तों को बेहतर बनाया जा सकता है। देखो, नेपाल अपेक्षाकृत भारत से एक छोटा राष्ट्र होने की वजह से नेपाल के मन में कुछ शंकाएं हैं कि इन फ्यूचर कहीं, ठीक है,
हमको भारत की डोमिनियंस ना झेलनी पड़े। तो अब देखो ऐसी जो शंकाएं हैं उसको दूर करने का एक तरीका है कि एक दूरदर्शी नीति बना ली जाए। दूरदर्शी नीति मतलब कि एक लंबी नीति बना ली जाए और नेपाल को बता दिया जाए कि देखो आने वाले 100 साल तक हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, और आप भी एक रणनीति तैयार करो कि आप क्या क्या करोगे। मतलब अपनी जो इंटेंशन है वो नेपाल के प्रति क्लियर कर दो और नेपाल की जो इंटेंशन है वो भारत के प्रति क्लियर हो जाए, तो रिश्तों में क्या हो सकता है, सुधार हो सकता है। और बाकी ये जो 3 एरियाज़ हैं, लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख, इन पे बैठ के आपस में सहमति बनानी पड़ेगी। क्योंकि इंडिया में क्या है कि देखो ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पे को भूस्खलन होते रहता है, नदियाँ ठीक है कटाव करते रहती हैं, तो उससे क्या होता है कि रास्ते तो अपने आप ही बदल जाते हैं। अब ये मान के चलो कि जैसे कुछ इस तरीके से मान के चलो, इसको एक बार ऐसे समझने की कोशिश करो कि ये जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है, सीमा विवाद होता है, वो क्यों होता है। देखो जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई एक देश है ए और यहाँ पे कोई एक देश है बी, ठीक, इन दोनों के बीच में एक नदी जो है वो सीमा बना रही है इस तरीके से, और यहाँ पे कोई एक पहाड़ है, एक माउंटेन यहाँ पे कोई है। अब हुआ क्या, इधर को जो है वो ए का हिस्सा है, इधर को जो है वो बी का हिस्सा है। अब हुआ क्या, देखो मान लो ये पहाड़ टूट गया, भूस्खलन हुआ और ये पहाड़ टूट गया। अब ये पहाड़ टूट के इस नदी में यहाँ पे को आ गया, ठीक। अब नदी ने क्या किया, अपना रास्ता बदल लिया। अब नदी ऐसे ना चल के, अब नदी कैसे चलने लगी, इस तरीके से चलने लगी। अब हुआ क्या, यहाँ पे को तो ज़मीन हो गई, यहाँ पे को रास्ता जैसा बन गया। अब यहाँ के लोगों ने यहाँ घर बनाना स्टार्ट कर दिया, यहाँ के लोगों ने यहाँ घर बनाना स्टार्ट कर दिया। अब देखो, अब कायदे से इतना हिस्सा तो बी के अंडर का है, ये वाला हिस्सा बी के अंडर का हुआ ना, ठीक। अब अगर ये ए क्लेम करेगी नदी ऐसे बह रही है और ये हिस्सा हमारे अंडर का है, तो वो तो गलती होगा। तो अब ये बहुत पुरानी बातें हो गई हैं कि कौन सा हिस्सा किसके अंडर का है, तो इसमें दोनों देशों ने एक साथ बैठ के कुछ सहमति जतानी पड़ेगी और आय को अपने रिश्ते बेहतर करने पड़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।